हेलो 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 एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज हम लोग है ना, लास्ट में जो हमारा वीडियो था जिसमें हम लोग एक पॉइंट पे बात कर रहे थे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। ठीक है। तो अभी हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो ये होने वाला है कि एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको या तो प्रॉपर आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो नहीं पता है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप करना तो चाहते हो लेकिन वो आपको पार्शियली आ रहा होता है। ठीक है। अभी जैसे हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करें तो हमारा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, राइट दी जनरल कैरेक्टर्स, राइट दी जनरल कैरेक्टर्स एंड classification up to order, classification up to order with example इन ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है। तो हमारा एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि राइट द जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्डर विथ एग्जांपल इन ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है। हाँ, दिस इज कम्प्लीटली विजिबल। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली हम ये चीज़ कह सकते हैं सर कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, मेनली सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। कभी कभी होता है जो ऐसे क्वेश्चंस को आपसे सेक्शन बी में पूछे जाएंगे, लेकिन मेनली ये जो क्वेश्चन है वो आपसे सेक्शन सी के तौर पे पूछे जाते हैं। तो सेक्शन सी में अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर 12 नंबर 15 नंबर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने में अब जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आपको पार्शियली आता है, दैट इज आपको प्रॉपरली नहीं पता है कि पूरे क्वेश्चन में आपको मान लो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा बस पता है। ठीक है। आपको ये नहीं पता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर विद एग्जांपल वाला जो ट्रेंड है वो आपको नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में, और फिर अभी जैसे एक आपके पास ये ऑप्शन होता है कि ऑड करके एक्स वाई जेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, तो कहीं ना कहीं मान लो आपको ये एक्स वाई जेड वाला भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको ये जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्डर विद एग्जांपल वाला भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आएंगे। क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है 15 नंबर अपने हाथों से जाते हुए देखना। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले जो आपके माइंडसेट में चीजें होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ के नहीं आना है। जब आपको लगे कि हाँ लिटरली मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। आपको एटलीस्ट ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लासिफिकेशन आते होंगे। ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के क्लासिफिकेशन आते होंगे या फिर जनरल कैरेक्टर्स आते होंगे। ठीक है। मान लो आपको क्लासिफिकेशन आ रहा है, जनरल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको जनरल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको जैसे पर्टिकुलर फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के बारे में पूछा गया है तो आप ऑर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को ही लिख के आ जाएंगे। ठीक है। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स को ही लिख के आ जाएंगे। और ये जो जनरल कैरेक्टर है ये कम से कम आप 2 पेज में तो लिखेंगे ही। हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आंसर राइटिंग आपको 4 से 5 पेज में करनी है। तो एटलीस्ट इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो जिस पर्टिकुलर फाइलम पे या जिस पर्टिकुलर जीनस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 2 से 3 पेज ट्राई करो आप लिखने का। ठीक है। अब जैसे ऑर्थ्रोपोडा है तो उसके जनरल कैरेक्टर पे आप बात करो, उसके जनरल कैरेक्टर को आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, एक एक चीजें बताओ। तो ऐसे में क्या होता है, आपको स्टेप मार्किंग मिलती है और स्टेप मार्किंग में जहाँ पे पहले आपको 0 मिलने वाला था वहीं पे आपको 0 ना मिल करके अच्छा खासा लाइक 5-6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अप्रोच लगाना है। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीजें आती है कि अगर कुछ नहीं आता है तो पेज भरने के लिए कुछ भी लिख दो, तो वो पैटर्न ईसीसी में फॉलो नहीं होता है। ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इस पैटर्न को भूलना पड़ेगा। हाँ, रिलेटेबल लिख सकते हो जब लगे चीजें हाथों से निकल रही है। उस केस में फिर आप जैसे मुझे क्लासिफिकेशन नहीं पता था तो मैंने जनरल कैरेक्टर लिखा, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई मान लो जैसे हमारे पास कंटेंट है, अभी जैसे हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट मान लो आपके पास कितना है, 2 पेजेस के इक्वल है। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो आंसर राइटिंग है वो आपको कितने पेजेस में करनी है, 4 पेजेस में करनी है। ऐसे
कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कंटेंट आपके पास 2 पेज के इक्वल है और आपको आंसर राइटिंग 4 पेज में करनी है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको ये करना है ना कि हमारा जो पेज है, जो हमारा आंसर सीट है, उसको मेनली आप क्या करोगे ना, जैसे मान लो आपका जो आंसर सीट है काइंड ऑफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, आपका जो आंसर सीट है वो कुछ ऐसा होगा, जो सपोज, तो आपको क्या करनी है ना कि आप जो आपकी स्केल होती है उससे आप यहाँ पे है ना मार्जिनल लाइनिंग करोगे, ठीक है, आपकी जो स्केल है उससे आप यहाँ पे मार्जिनल लाइनिंग करोगे, एक लाइनिंग इस तरफ से करोगे, ठीक है, और बाकी आप ऊपर से भी चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे ऊपर आप सेक्शन ए के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेक्शन ए ऐसे लिख देना है, जो भी क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट करो 1, ठीक है, 1 का अगर हम ए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इधर ऐसे ए लिखेंगे, और बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी आंसर राइटिंग आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इससे ये होता है ना कि आपको इतने जो स्पेसेस हैं, ये पर्टिकुलर स्पेस आपका कम हो गया, और ऐसे में जो आपका जो आंसर राइटिंग है वो थोड़ा स्टैंडर्ड दिखता है और बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है। और जो कंटेंट आपका 2 पेज का है, फिर ऐसे हैक को करके आपका जो आंसर राइटिंग है वो कम से कम 4 पेज का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, इन केस मान लो आपको लगे कि भाई हम इतना पेज को छोटा बड़ा करके भी मेरे से कुछ नहीं होना है, तो उस केस में आपको फिर क्या करना है, आपको जो अपना टेक्स्ट है उसके साइज को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे, तो ऐसे भी चीज़ों को करके आप पेज को फिल कर सकते हो मिनिमम कंटेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशंस में फॉलो करके जानी चाहिए, जिससे आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो थर्ड थिंग है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, चाहे वो जूलॉजी में पूछा जाए या फिर वो बॉटनी में पूछा जाए, आप अगर कैपेबल हैं, ठीक है, इफ़ यू आर कैपेबल, इफ़ यू आर कैपेबल, तो आपको करना क्या है, इफ़ यू आर कैपेबल मस्ट इंक्लूड डायग्राम, ठीक है। अगर आप कैपेबल हैं तो डायग्राम को जरूर से जरूर इंक्लूड करिए। इससे क्या होगा कि जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि हाँ बच्चे में थोड़ा बहुत तो इस चीज़ का पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। अगर आप डायग्राम पहले बना लो, डायग्राम बना के फिर उसी जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उसको आप टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दो, तो बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग का फॉर्मेट बन सकता है। इफ़ यू आर कैपेबल का मतलब ये है, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो डायग्राम नहीं बना पाते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं, लेबलिंग नहीं कर पाते हैं। डायग्राम बनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डायग्राम बना करके छोड़ दिए, उसमें आपको प्रॉपर लेबलिंग आना चाहिए, सब कुछ आप अच्छे से उनको बता सको। एक ऐसा आंसर राइटिंग जिसमें कंटेंट नहीं भी हो, टेक्स्ट नहीं भी हो, तो कम से कम आपके डायग्राम को देख के समझ में आ जाए कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आप कैपेबल हैं तो डायग्राम इंक्लूड करिए, नहीं है कैपेबल तो फिर आंसर राइटिंग इतने अच्छे से करिए कि प्रोफेसर फिर कुछ सोच ही ना पाए। तो हमारा ये हो गया, हमारा ये जो पर्टिकुलर चीज़ें थी वो बस यही थी कि आपको एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है।